आज हम बात करने वाले हैं हैबिट रेवोल्यूशन, रीशेप योर एक्शंस, रीडिज़ाइन योर लाइफ बुक के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई भी नई हैबिट बनाने में सिर्फ 21 दिन लगते हैं। यूट्यूब की वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, मोटिवेशनल बुक्स और गुरुस इस बात को ऐसे पेश करते हैं जैसे यह कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। 21 दिन चैलेंज, 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन, 21 दिन सफलता के लिए। यह सब सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। दिमाग को इंस्टेंट होप मिलती है कि बस 3 हफ्ते मेहनत करो और लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा इल्यूशन है। सच ये है कि यह 21 दिन की आदत वाली बात एक मिथ है, और जब लोग इसे सच मान लेते हैं तो वहीं से फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट और फेलियर की शुरुआत होती है। असल में यह आइडिया इतना पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि इंसानों को शॉर्ट टर्म प्रॉमिसेस बहुत पसंद आते हैं। हमें लगता है कि अगर कुछ जल्दी हो जाए तो अच्छा है। कोई अगर कहे कि बस 21 दिन में आपकी सुबह जल्दी उठने की हैबिट बन जाएगी तो दिमाग तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब 21 दिन पूरे होने के बाद भी वो हैबिट नेचुरल फील नहीं होती। आप अभी भी अलार्म स्नूज कर रहे होते हो, जिम जाने का मन नहीं करता, मेडिटेशन स्किप हो जाता है। तब आप सोचते हो शायद मुझ में ही डिसिप्लिन की कमी है या मैं वीक हूं। जबकि सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन है। रिसर्च साफ बताती है कि हैबिट फॉर्मेशन कोई फिक्स्ड टाइमलाइन फॉलो नहीं करती। कुछ हैबिट्स 18 दिन में भी बन सकती हैं और कुछ को 200 से ज्यादा दिन लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है हैबिट की कॉम्प्लेक्सिटी पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, एनवायरनमेंट पर, स्ट्रेस लेवल पर और लाइफ की करंट सिचुएशन पर। उदाहरण के लिए, रोज 1 गिलास पानी पीना और रोज 5 किलोमीटर रनिंग करना, दोनों हैबिट्स बिल्कुल अलग लेवल की हैं। पानी पीने की हैबिट जल्दी बन सकती है क्योंकि एफर्ट कम है, रेजिस्टेंस कम है। लेकिन रनिंग में फिजिकल पेन, टाइम मैनेजमेंट और मोटिवेशन जैसी चीजें जुड़ी होती हैं, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लगता है। 21 डे मिथ सबसे ज्यादा नुकसान मेंटल लेवल पर करता है। जब कोई इंसान पूरे दिल से किसी हैबिट पर काम करता है और 21 दिन बाद भी रिजल्ट 21 डे मिथ सबसे ज्यादा नुकसान मेंटल लेवल पर करता है। जब कोई इंसान पूरे दिल से किसी हैबिट पर काम करता है और 21 दिन बाद भी रिजल्ट नहीं दिखता तो उसके अंदर सेल्फ डाउट पैदा हो जाता है। वह सोचता है कि सब लोग कर लेते हैं, मैं ही नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे मोटिवेशन गिरता है और वो हैबिट छोड़ दी जाती है। असल में ये प्रीमेच्योर फेलियर होता है, यानी जल्दी हार मान लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने गलत डेडलाइन सेट कर ली थी। अगर आप शुरुआत से ही ये मान लें कि ये लॉन्ग गेम है तो आपकी माइंडसेट बिल्कुल अलग होगी। हैबिट बनाना एक तरह से आइडेंटिटी चेंज है। आप सिर्फ एक एक्शन रिपीट नहीं कर रहे, आप धीरे धीरे खुद को एक नए इंसान की तरह शेप कर रहे हो। जैसे अगर कोई कहे कि मैं स्मोकर से नॉन स्मोकर बन रहा हूं, तो यह सिर्फ सिगरेट छोड़ने की बात नहीं है, ये पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट है। और आइडेंटिटी कभी भी 21 दिन में चेंज नहीं होती। इसमें टाइम लगता है, सेटबैक्स आते हैं, कभी रिलैप्स होता है, कभी प्रोग्रेस दिखती है। ये बिल्कुल जिम में मसल बिल्ड करने जैसा है। आप 21 दिन में 6 पैक एक्सपेक्ट नहीं करते तो हैबिट्स में क्यों करते हो? एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हैबिट फॉर्मेशन लीनियर प्रोसेस नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव ही होगा। कभी ऐसा होगा कि आप लगातार 10 दिन हैबिट फॉलो करेंगे, फिर 2 दिन मिस हो जाएंगे, फिर गिल्ट आएगा, फिर आप दोबारा शुरू करेंगे। ये अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप सोचते हो कि 21 दिन में परफेक्ट होना है। परफेक्शन का प्रेशर हैबिट को बोझ बना देता है, और हैबिट अगर बोझ बन गई तो वो टिक नहीं पाएगी। लॉन्ग गेम की सोच आपको पेशेंस सिखाती है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि यह जर्नी महीनों की हो सकती है, तब आपका फोकस सिर्फ रिजल्ट पर नहीं रहता, प्रोसेस पर रहता है। आप छोटे विंस सेलिब्रेट करते हो, जैसे आज मैं सिर्फ 5 मिनट मेडिटेट कर पाया, बट एटलीस्ट किया तो सही। यही माइंडसेट हैबिट्स को सस्टेनेबल बनाती है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो। एनवायरनमेंट भी हैबिट फॉर्मेशन में बड़ा रोल प्ले करता है। 21 डे मिथ इस बात को इग्नोर करता है कि इंसान रोबोट नहीं है। आपका मूड, आपकी जॉब, फैमिली प्रेशर, हेल्थ, सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है। मान लो आपने सुबह जल्दी उठने की हैबिट शुरू की, लेकिन उसी दौरान आपकी नाइट शिफ्ट लग गई या एग्जाम स्ट्रेस आ गया।
अब अगर आप खुद से कहोगे कि 22 दिन में तो हैबिट बन जानी चाहिए थी, तो आप खुद को अनफेयर तरीके से जज करोगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो आप सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करोगे, ना कि हैबिट छोड़ दोगे। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति डेली रीडिंग की हैबिट बनाना चाहता है। पहले हफ्ते में वो बहुत मोटिवेटेड रहता है, रोज 20 से 30 पेज पढ़ लेता है। दूसरे हफ्ते में वर्कलोड बढ़ता है तो रीडिंग 10 पेज पर आ जाती है। तीसरे हफ्ते में कुछ दिन मिस हो जाते हैं, 21 दिन पूरे होते हैं और वो सोचता है मेरी हैबिट नहीं बनी। लेकिन असल में हैबिट तो बन रही थी, बस उसका शेप परफेक्ट नहीं था। अगर वो 2 से 3 महीने तक इसे अलाउ करता तो रीडिंग धीरे धीरे उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती। 21 दिन की मिथ लोगों को शॉर्टकट मेंटालिटी सिखाता है। हमें लगता है कि ग्रोथ फास्ट होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, लेकिन रियल चेंज स्लो होता है, इनविजिबल होता है। शुरुआत में हैबिट अंदर ही अंदर रूट बनाती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। बाहर से कुछ खास नहीं दिखता। यही स्टेज सबसे बोरिंग और सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादातर लोग इसी स्टेज पर क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन यही वो टाइम है जब हैबिट एक्चुअली बन रही होती है। लॉन्ग गेम का मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो जाओ या सीरियसनेस छोड़ दो। इसका मतलब है कि आप रियलिस्टिक और कंपैशनेट अप्रोच अपनाओ। आप खुद को टाइम दो। आप समझो कि हैबिट्स इंसान की नेचर के अगेंस्ट नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर बनती हैं। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन सेम इंटेंसिटी से काम करो, बल्कि यह है कि आप बार बार वापस आते रहो, चाहे कितनी बार भी गिरो। जब आप 21 दिन की मिथ से बाहर निकलते हो तो हैबिट बिल्डिंग ज्यादा एंजॉयबल हो जाती है। आप इसे पनिशमेंट नहीं समझते, बल्कि एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हो। आज नहीं हो पाया, ओके, कल ट्राई करेंगे। इस एटीट्यूड में गिल्ट कम होता है, क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, और क्यूरियोसिटी हैबिट को अलाइव रखती है। फियर बेस्ड मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन क्यूरियोसिटी बेस्ड ग्रोथ लंबे समय तक चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैबिट बनाना फिनिश लाइन वाला गेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप उठो और कहो अब मेरी हैबिट बन गई, अब मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। एफर्ट कम हो जाता है, लेकिन जीरो नहीं होता। लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं और हैबिट को हर नए फेज में अडेप्ट करना पड़ता है। यही रीजन है कि कुछ लोग सालों तक हेल्थी रहते हैं और फिर अचानक हैबिट्स टूट जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि गेम खत्म हो गया है। इसलिए अगर आप सच में किसी हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो तो 21 दिन का कैलेंडर फाड़ दो। उसकी जगह माइंडसेट बनाओ कि मैं इसे लॉन्ग टर्म प्ले कर रहा हूं। कुछ हैबिट्स 2 महीने लेंगी, कुछ 6 महीने, कुछ शायद 1 साल, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन मैटर करती है। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। जब आप ये समझ लेते हो कि 21 दिन का मिथ सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन है, तब आप खुद से ज्यादा ऑनेस्ट हो जाते हो। आप फेक डेडलाइंस नहीं बनाते, अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस नहीं करते। आप प्रोसेस एंजॉय करते हो, खुद को ऑब्जर्व करते हो, सीखते हो, और यही अप्रोच इवेंचुअली हैबिट्स को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करती है। रियल चेंज ड्रामेटिक नहीं होता, साइलेंट होता है, और जो चीज़ साइलेंट तरीके से बनती है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं हमें लगता है कि ये सिर्फ एक डिसीजन है, जैसे आज से सुबह जल्दी उठूंगा, आज से रोज पढ़ूंगा, आज से जिम जाऊंगा। हमें लगता है कि हैबिट मतलब स्ट्रांग विल पावर और सही चॉइस, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डीप है। हैबिट बनना सिर्फ मन का खेल नहीं है, ये दिमाग के अंदर होने वाला फिजिकल प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। आसान भाषा में कहें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा ब्रेन खुद को बदल सकता है, नया शेप ले सकता है, और इसी बदलाव के पीछे एक फेमस लाइन काम करती है, फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अब इस लाइन को थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से सिग्नल्स भेजते हैं। जब भी आप कोई काम करते हो कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, यानी फायर करते हैं। अगर आप वही काम बार बार करते हो सेम सिचुएशन में सेम टाइम पर, तो वही न्यूरॉन्स बार बार साथ में फायर करते हैं। धीरे धीरे उनके बीच कनेक्शन मजबूत हो जाता है। यही वायर टुगेदर वाला हिस्सा है। मतलब जो न्यूरॉन्स साथ में बार बार फायर करते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। शुरुआत में ये कनेक्शन बहुत वीक होता है। इसे आप ऐसे समझो जैसे जंगल में एक कच्चा रास्ता हो। पहली बार जब आप उस रास्ते से गुजरते हो तो बहुत एफर्ट लगता है, कांटे चुभते हैं, रास्ता साफ नहीं होता। दूसरी बार थोड़ा आसान लगता है, तीसरी बार और आसान,
और अगर रोज उसी रास्ते से चलते रहो तो धीरे धीरे वो डर्ट पाथ एक चौड़ी सड़क बन जाती है। ब्रेन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप कोई एक्शन पहली बार करते हो तो दिमाग को बहुत एनर्जी लगती है, कंफ्यूजन होती है, रेजिस्टेंस आता है, लेकिन रेपिटेशन के साथ वही एक्शन ऑटोमेटिक होने लगता है। यही रीजन है कि शुरुआत में हैबिट बहुत भारी लगती है। अलार्म बजते ही उठना मुश्किल लगता है, मेडिटेशन में माइंड भागता रहता है, पढ़ने बैठते ही बोर्डम आता है। लोग सोचते हैं कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन असल में उनका ब्रेन अभी नए रास्ते पर चलना सीख रहा होता है। पुराने हैबिट्स के रास्ते ऑलरेडी हाईवे बने हुए होते हैं। देर से उठना, मोबाइल स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, इन सब के न्यूरल पैथवेज बहुत स्ट्रांग होते हैं। नया हैबिट एक पतली पगडंडी की तरह होता है जिसे मजबूत बनाने में समय लगता है। फायर टुगेदर वायर टुगेदर ये बताता है कि हैबिट सिर्फ चॉइस नहीं है, ये ब्रेन रिवायरिंग है। हर रिपीटिशन के साथ आप अपने दिमाग की स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा बदल रहे होते हो। ये सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर आप रोज सुबह उठकर फोन की जगह बुक उठाते हो तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि सुबह रीडिंग। कुछ हफ्तों बाद आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हाथ खुद बुक की तरफ जाएगा। ये मैजिक नहीं है, ये न्यूरल वायरिंग है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। हैबिट किसी वैक्यूम में नहीं बनती। अगर आप हर बार सेम जगह, सेम टाइम, सेम ट्रिगर के साथ कोई काम करते हो तो न्यूरॉन्स का पैटर्न जल्दी बनता है। जैसे अगर आप रोज डिनर के बाद वॉक पर जाते हो तो डिनर एक ट्रिगर बन जाता है। डिनर खत्म होते ही ब्रेन सिग्नल देता है, अब वॉक का टाइम है। यही वजह है कि रूटीन्स पावरफुल होती हैं। रूटीन्स ब्रेन को प्रिडिक्टेबिलिटी देती है और ब्रेन प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये भी बताती है कि ब्रेन गुड या बैड हैबिट्स में फर्क नहीं करता। ब्रेन बस रेपिटेशन देखता है। अगर आप रोज स्ट्रेस में आकर सिगरेट पीते हो तो स्ट्रेस प्लस सिगरेट का कनेक्शन बन जाता है। अगली बार स्ट्रेस आते ही वही न्यूरॉन्स फायर करेंगे। इसलिए कई लोग कहते हैं मुझे स्ट्रेस में ही स्मोकिंग का मन करता है। यह डिजायर नहीं, वायरिंग है। और अच्छी बात यह है कि जैसे यह वायरिंग बनी है वैसे ही बदली भी जा सकती है। ब्रेन हमेशा प्लास्टिक रहता है, यानी बदलने लायक। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर हैबिट ब्रेन में वायर हो गई है तो क्या बदलना पॉसिबल है? आंसर है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन पेशेंस चाहिए। पुराने हाईवे को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन नए रास्ते को चौड़ा करना पॉसिबल है। हर बार जब आप पुराने हैबिट को रेजिस्ट करते हो और नया एक्शन लेते हो तो आप पुराने पाथवे को वीकन करते हो और नए को स्ट्रेंथन करते हो। शुरू में यह बहुत अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि ब्रेन एफिशिएंसी चाहता है, उसे वही रास्ता पसंद है जो कम एनर्जी ले। लेकिन रेपिटेशन से नया रास्ता भी एफिशिएंट बन जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक दो बार करने से वायरिंग नहीं बनती। ब्रेन अकाउंटेंट की तरह है, वह फ्रीक्वेंसी गिनता है। जितनी बार न्यूरॉन्स साथ में फायर करेंगे उतनी बार उनका कनेक्शन मजबूत होगा। इसलिए ओकेजनल एफर्ट से हैबिट नहीं बनती। कंसिस्टेंसी यहां हीरो है। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि परफेक्शन हो। इसका मतलब है कि आप बार बार लौटते रहो, चाहे स्लो हो लेकिन रिपीट होता रहे। एक मजेदार बात यह है कि थॉट्स भी न्यूरॉन्स को फायर कराते हैं। सिर्फ एक्शन ही नहीं, इमेजिनेशन भी ब्रेन वायरिंग में रोल प्ले करती है। जब आप किसी काम को बार बार इमेजिन करते हो तो भी वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। इसलिए एथलीट्स विजुअलाइजेशन करते हैं। ब्रेन के लिए रियल और विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन सिर्फ सोचने से हाईवे नहीं बनता, एक्शन जरूरी है। इमेजिनेशन वायरिंग शुरू कर सकती है, लेकिन रेपिटेशन उसे मजबूत बनाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बड़ा फायदा यह है कि एज कोई बैरियर नहीं है। पहले ऐसा माना जाता था कि बचपन के बाद ब्रेन रिजिड हो जाता है, लेकिन अब साइंस कहती है कि ब्रेन पूरी लाइफ बदल सकता है। हाँ, उम्र के साथ स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कैपेबिलिटी रहती है। इसका मतलब यह है कि आप 40, 50 या 60 की उम्र में भी नई हैबिट्स बना सकते हो। बस अप्रोच सही होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद गिल्ट कम हो जाता है। जब आप फेल होते हो तो आप खुद को बैड इंसान नहीं समझते। आप समझते हो कि मेरे पुराने न्यूरल पाथवेज अभी स्ट्रांग हैं। इससे सेल्फ टॉक चेंज होता है। आप खुद से लड़ते नहीं, बल्कि ब्रेन को ट्रेन करते हो। जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं, गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है। आप बच्चे को यह नहीं कहते कि तुम यूजलेस हो। उसी तरह हैबिट बिल्डिंग में खुद से पेशेंस रखना जरूरी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये भी सिखाती है कि स्मॉल एक्शंस बहुत पावरफुल होते हैं।
ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि एक्शन छोटा है या बड़ा, उसे फर्क पड़ता है कि रिपीट हो रहा है या नहीं। अगर आप रोज सिर्फ 2 मिनट मेडिटेट करते हो तो भी न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, धीरे धीरे वही 2 मिनट 5 बनेंगे, फिर 10। लेकिन अगर आप रोज 30 मिनट का टारगेट रखो और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन करो तो वायरिंग वीक रहेगी। इसलिए स्मॉल बट डेली एक्शंस ब्रेन के लिए बेस्ट होते हैं। जब आप ये समझ लेते हो कि हैबिट बनाना ब्रेन कंस्ट्रक्शन जैसा है तो आप प्रोसेस को रिस्पेक्ट करने लगते हो। आप जानते हो कि हर रिपीटिशन एक ब्रिक है। एक दिन में घर नहीं बनता, लेकिन हर दिन एक एक ईंट रखने से स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। यही रीजन है कि ओवरनाइट सक्सेस वाली हैबिट्स टिकती नहीं है। जो हैबिट्स धीरे बनती हैं वही लॉन्ग टर्म चलती हैं। अंत में फायर टुगेदर वायर टुगेदर सिर्फ एक साइंटिफिक लाइन नहीं है, ये लाइफ फिलॉसफी है। इसका मतलब है कि आप जो भी रोज करते हो वो आपको बना रहा है। आपका ब्रेन आपकी डेली एक्शंस की कहानी लिख रहा है। आप हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ को ट्रेन कर रहे हो, चाहे आपको पता हो या नहीं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि क्या मैं हैबिट बना पाऊंगा, सवाल ये है कि मैं आज किस तरह की वायरिंग कर रहा हूं, क्योंकि वही वायरिंग कल आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। जब भी हम अपनी लाइफ में कोई चेंज लाने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सीधा यही सोचते हैं कि मुझे खुद को बदलना होगा, मतलब हैबिट्स बदलनी होंगी, सोच बदलनी होगी, डिसिप्लिन स्ट्रांग करना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत सटल और पावरफुल डिस्टिंक्शन है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। चेंज लाने के 2 अलग अलग तरीके होते हैं, रिप्रोग्रामिंग और रीस्ट्रक्चरिंग। बाहर से देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से दोनों का इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होता है। और अगर आप ये समझ गए कि कब कौन सा अप्रोच यूज करना है तो हैबिट बिल्डिंग और हैबिट ब्रेकिंग दोनों आसान हो जाती है। रिप्रोग्रामिंग का मतलब होता है अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली रिप्लेस करना, यानी जो हैबिट आपको नहीं चाहिए उसकी जगह एक नई हैबिट डालना। जैसे अगर आपको स्ट्रेस होने पर कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है तो आप डिसाइड करते हो कि अब स्ट्रेस में मैं टी पीऊंगा। ट्रिगर वही है, स्ट्रेस, लेकिन रिस्पॉन्स बदल गया। पहले सोडा थी, अब टी है। ये ब्रेन के अंदर रीप्रोग्रामिंग जैसा है, जैसे किसी पुराने सॉफ्टवेयर की जगह नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। इसमें अवेयरनेस चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए और थोड़ा विल पावर भी लगता है। रीप्रोग्रामिंग शुरुआत में अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इसमें कंट्रोल का फील होता है। आपको लगता है कि मैं खुद को हैंडल कर सकता हूं, और सच भी है, कई गुड हैबिट्स इसी तरह बनती हैं। जैसे अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की जगह बुक पढ़ने लगते हो तो ये एक कॉन्शियस रिप्लेसमेंट है। आप एक्टिवली चूज कर रहे हो कि किस डायरेक्शन में जाना है। ये अप्रोच तब बहुत इफेक्टिव होती है जब आप कुछ नया बिल्ड करना चाहते हो, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन वगैरह। लेकिन रीप्रोग्रामिंग की एक लिमिट भी है। ये बहुत ज्यादा आपकी मेंटल एनर्जी पर डिपेंड करती है। हर बार ट्रिगर आने पर आपको खुद को रोकना पड़ता है, सोचना पड़ता है और फिर सही चॉइस करनी पड़ती है। अगर आपका डे अच्छा चल रहा है, एनर्जी हाई है, तो रीप्रोग्रामिंग काम कर जाती है। लेकिन जैसे ही आप टायर्ड, स्ट्रेस्ड या इमोशनली लो होते हो, ब्रेन शॉर्टकट ढूंढता है, और शॉर्टकट अक्सर पुरानी हैबिट की तरफ ले जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं दिन में सब ठीक चलता है, रात में कंट्रोल नहीं रहता। यहीं पर रीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जो और भी ज्यादा पावरफुल है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है एनवायरनमेंट को बदल देना ताकि ट्रिगर ही गायब हो जाए। जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ना चाहते हो तो फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखना ही बंद कर दो। अब स्ट्रेस आएगा लेकिन सोडा दिखेगी ही नहीं, चॉइस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह अप्रोच इंसान से नहीं, सिस्टम से लड़ती है, और सिस्टम के खिलाफ जीतना इंसान के खिलाफ जीतने से कहीं आसान होता है। रीस्ट्रक्चरिंग इस आइडिया पर बेस्ड है कि हम उतने रैशनल नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हमारा बिहेवियर बहुत हद तक एनवायरनमेंट से ड्रिवन होता है। जो चीज सामने दिखती है वही दिमाग में आती है। अगर टेबल पे स्नैक्स पड़े हैं तो हाथ अपने आप उठ जाएगा। अगर फोन बेड के पास है तो स्क्रोलिंग होगी। इसमें कोई मॉरल फेलियर नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। रीस्ट्रक्चरिंग इस नेचर को एक्सेप्ट करके काम करती है, न कि उसके खिलाफ। यूनिक इंसाइट यही है कि बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है और गुड हैबिट्स बनाने के लिए रीप्रोग्रामिंग ज्यादा यूजफुल होती है। बैड हैबिट्स अक्सर इंपल्सिव होती हैं, उन्हें करने के लिए ज्यादा प्लानिंग नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप सिर्फ रीप्रोग्रामिंग से उन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो हर बार आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रिगर ही हटा दो तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लो किसी को लेट नाइट जंक फूड खाने की आदत है। रीप्रोग्रामिंग कहेगी जब रात को भूख लगे तो फ्रूट खाओ।
ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन रात को थकान और क्रेविंग्स के टाइम फ्रूट उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग कहेगी घर में जंक फूड लाओ ही मत। अब रात को क्रेविंग आएगी, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। ब्रेन धीरे धीरे न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट कर लेता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं जब से मैंने घर में चिप्स रखना बंद किया तब से क्रेविंग अपने आप कम हो गई। रिस्ट्रक्चरिंग का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसमें गिल्ट कम होता है। रिप्रोग्रामिंग फेल होने पर इंसान खुद को ब्लेम करता है, मैं वीक हूं, मुझ में विल पावर नहीं है। लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग में फेलियर का स्कोप कम होता है। आपने पहले ही सिस्टम सेट कर दिया है, आप खुद को टेम्पटेशन से दूर रख रहे हो। ये अप्रोच सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाती है, क्योंकि आप बार बार खुद को टेस्ट में नहीं डालते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रीप्रोग्रामिंग यूजलेस है। गुड हैबिट्स बनाने में रीप्रोग्रामिंग बहुत काम आती है। जैसे अगर आप सुबह उठकर फोन देखने की जगह स्ट्रेचिंग करना चाहते हो तो ये एक कॉन्शियस चॉइस है। यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग पूरी तरह से काम नहीं करेगी, क्योंकि स्ट्रेचिंग के लिए आपको खुद एफर्ट डालना होगा। आप अलार्म के बाद उठकर मैट पर जाना होगा। ये बिहेवियर बिल्ड करना है, रिमूव नहीं। इसलिए गुड हैबिट्स में रिप्लेसमेंट और ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी होती है। रिप्रोग्रामिंग का सही यूज तब होता है जब आप ब्रेन को नया रिस्पॉन्स सिखाना चाहते हो, जैसे स्ट्रेस साथ डीप ब्रीदिंग, बोर्डम साथ रीडिंग, सैडनेस इक्वल्स वॉकिंग। ये लॉन्ग टर्म इमोशनल हैबिट्स बनाने में बहुत हेल्पफुल है। धीरे धीरे ब्रेन सीख जाता है कि किसी फीलिंग के साथ कौन सा एक्शन जुड़ा है। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि शुरू में ब्रेन पुराना रिस्पॉन्स ही मांगेगा। रिस्ट्रक्चरिंग फिजिकल एनवायरनमेंट तक लिमिटेड नहीं है, यह सोशल और डिजिटल एनवायरनमेंट पर भी लागू होती है। अगर आप सोशल मीडिया एडिक्शन से परेशान हो तो सिर्फ ये कहना कि मैं कम यूज करूंगा अक्सर काम नहीं करता। लेकिन अगर आप ऐप्स डिलीट कर दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो या फोन को दूसरे रूम में रख दो तो बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। यही रिस्ट्रक्चरिंग है। आप टेम्पटेशन को दूर रख रहे हो ताकि ब्रेन को बार बार फाइट ना करनी पड़े। सोशल रिस्ट्रक्चरिंग भी बहुत पावरफुल है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अनहेल्थी हैबिट्स एनकरेज करते हैं तो चेंज मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खुद को ब्लेम करने से बेहतर है एनवायरनमेंट बदलना। नए लोग, नए रूटीन्स, नए स्पेसेस, ये सब रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। इंसान जैसा माहौल होता है वैसा ही बनता है। ये कोई वीकनेस नहीं, ये बायोलॉजी है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग हर हैबिट पर सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कोई बैड हैबिट है फिर भी वो सिर्फ रीप्रोग्रामिंग से उसे तोड़ना चाहते हैं, या कोई गुड हैबिट है लेकिन एनवायरनमेंट चेंज करके उम्मीद करते हैं कि हैबिट अपने आप बन जाएगी। सही अप्रोच ये है कि पहले समझो कि आप क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो या बना रहे हो। ब्रेकिंग और बिल्डिंग के टूल्स अलग होते हैं। जब आप रीप्रोग्रामिंग और रीस्ट्रक्चरिंग को सही बैलेंस में यूज करते हो तब चेंज नेचुरल लगने लगता है। आप खुद से फाइट नहीं करते, सिस्टम के साथ काम करते हो। आप जानते हो कि कहाँ चॉइस की जरूरत है और कहाँ चॉइस को हटाना ही बेहतर है। ये अप्रोच सस्टेनेबल है क्योंकि इसमें बर्नआउट कम होता है। अंत में सबसे बड़ा लेसन ये है कि चेंज हमेशा अंदर से नहीं आता, कभी कभी बाहर से आता है। हर बार खुद को स्ट्रांग बनाना जरूरी नहीं, कभी कभी एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाना ज्यादा इफेक्टिव होता है। रिप्रोग्रामिंग आपको नया इंसान बनने में मदद करती है और रिस्ट्रक्चरिंग आपको पुराने इंसान से दूर रखती है। जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तब हैबिट चेंज स्ट्रगल नहीं रहता, बल्कि लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। अक्सर जब हम कोई नई हैबिट शुरू करने की सोचते हैं तो दिमाग सबसे पहले एक बड़ा सा पिक्चर बना लेता है। जैसे अगर एक्सरसाइज करनी है तो दिमाग में जिम, पसीना, 1 घंटा वर्कआउट, पेन और अगले दिन बॉडी एक घूमने लगते हैं। अगर हेल्थी खाना है तो लगता है कि अब लाइफ भर बॉइल्ड सब्जियां और बिना टेस्ट का खाना खाना पड़ेगा। यही सोच हमें शुरुआत से पहले ही थका देती है। डॉक्टर क्लियो इस प्रॉब्लम पर सीधा वार करती हैं और कहती हैं कि आदत को इतना छोटा कर दो कि उसमें लगभग 0 इच्छा शक्ति लगे। इसी को कहा जाता है माइक्रो हैबिट्स की पावर। माइक्रो हैबिट का मतलब है आदत का सबसे छोटा पॉसिबल वर्जन, इतना छोटा कि उसे करने के लिए दिमाग एक्सक्यूज भी ना ढूंढ पाए। जैसे अगर आप रोज वर्कआउट नहीं कर पा रहे तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा। आपका माइक्रो हैबिट बस इतना हो सकता है कि मैं रनिंग शूज पहन लूंगा। बस शूज पहनना, एक्सरसाइज करना ऑप्शनल है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमें लगता है कि शूज पहनने से क्या होगा, लेकिन असली मैजिक यहीं से शुरू होता है। हमारा ब्रेन एफर्ट से डरता है, एक्शन से नहीं। जब कोई काम बड़ा दिखता है
ब्रेन तुरंत रेजिस्टेंस पैदा करता है, आज नहीं, कल से, अभी मूड नहीं है। लेकिन जब काम इतना छोटा हो कि एफर्ट ऑलमोस्ट जीरो हो, तो ब्रेन के पास रेजिस्टेंस दिखाने का रीजन ही नहीं बचता। शूज पहनना कोई भारी काम नहीं है, इसमें ना पसीना है, ना पेन है, ना टाइम कमिटमेंट है। इसलिए ब्रेन कहता है ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं। माइक्रो हैबिट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एंट्री बैरियर को बहुत लो कर देती है। अक्सर प्रॉब्लम हैबिट के बीच में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है शुरुआत में। वंस यू स्टार्ट, कंटिन्यू करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। शूज पहनने के बाद कई बार ऐसा होगा कि आप खुद से कहोगे चलो बाहर निकल ही जाते हैं, और कभी कभी नहीं भी निकलोगे, और वो भी फाइन है, क्योंकि आपका गोल वर्कआउट नहीं था, आपका गोल शूज पहनना था, और आपने वो पूरा कर लिया। यही कॉन्सेप्ट खाने की हैबिट्स पर भी अप्लाई होता है। मान लो आप हेल्थी डाइट फॉलो करना चाहते हो, लेकिन पूरा मील बदलना आपको ओवरवेलमिंग लगता है। डॉक्टर क्लियो कहती हैं कि ऐसे में माइक्रो हैबिट बस एक सिंगल चेरी टोमेटो खाना हो सकता है, सिर्फ एक। अब दिमाग कैसे मना करेगा, एक टमाटर खाने में क्या एफर्ट है। लेकिन जैसे ही आप एक हेल्थी चीज खाते हो, आइडेंटिटी में छोटा सा शिफ्ट आता है। आप खुद को सबकॉन्शियसली ये सिग्नल देते हो कि मैं वो इंसान हूं जो हेल्थी चॉइस करता है। माइक्रो हैबिट्स सिर्फ एक्शन को छोटा नहीं करती, ये गिल्ट को भी खत्म कर देती हैं। लार्ज गोल्स के साथ फेलियर बड़ा होता है। अगर आपने सोचा कि आज 30 मिनट पढ़ूंगा और नहीं पढ़ पाए तो गिल्ट होगा। लेकिन अगर गोल सिर्फ इतना था कि मैं किताब खोलूंगा और आपने किताब खोल ली, तो आप सक्सेसफुल फील करोगे। सक्सेस का फीलिंग डोपामिन रिलीज करता है, और वही डोपामिन नेक्स्ट टाइम एक्शन को रिपीट करने की इच्छा पैदा करता है। इस तरह माइक्रो हैबिट्स ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम के साथ काम करती हैं, उसके खिलाफ नहीं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइक्रो हैबिट्स कंसिस्टेंसी बिल्ड करती हैं। बड़े गोल्स अक्सर ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन छोटे गोल्स डेली पूरे हो सकते हैं, और ब्रेन को डेली रेपिटेशन पसंद है। ब्रेन क्वांटिटी नहीं गिनता, फ्रीक्वेंसी गिनता है। आप रोज एक पुशअप करो तो भी न्यूरल वायरिंग बन रही है। आप हफ्ते में एक बार 50 पुशअप करो तो वायरिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। माइक्रो हैबिट्स डेली रिपीटिशन को पॉसिबल बनाती है। लोग अक्सर कहते हैं इतना छोटा करने से क्या सच में चेंज आएगा? आंसर है हाँ, क्योंकि चेंज बिहेवियर से नहीं, आइडेंटिटी से आता है। जब आप रोज शूज पहनते हो तो आप खुद को एथलीट की कैटेगरी में डालना शुरू करते हो। जब आप रोज एक चेरी टोमेटो खाते हो तो आप खुद को हेल्थ कॉन्शियस इंसान मानने लगते हो। आइडेंटिटी शिफ्ट स्लो होता है लेकिन परमानेंट होता है, और माइक्रो हैबिट्स इसी आइडेंटिटी शिफ्ट का सीड होती है। माइक्रो हैबिट्स प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे अच्छा इलाज है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब आलस नहीं होता, बल्कि टास्क का बड़ा लगना होता है। जब टास्क छोटा हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आप दिमाग से बहस नहीं करते, आप उसे बाईपास कर देते हो। बस 2 मिनट का काम है वाली फीलिंग ब्रेन को सेफ लगती है। यही वजह है कि कई प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स भी कहते हैं जस्ट स्टार्ट फॉर 2 मिनट्स। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि माइक्रो हैबिट्स आपको परमिशन देती हैं कि आप स्टॉप भी कर सकते हो। ये प्रेशर हटाती है। जब प्रेशर हटता है तब एक्शन नेचुरली आता है। पैराडॉक्स ये है कि जब आप खुद को मजबूर नहीं करते तब आप ज्यादा करते हो। शूज पहनने के बाद अगर आप सच में थके हो तो आप वापस उतार भी सकते हो, कोई पनिशमेंट नहीं है। यही फ्रीडम हैबिट को सस्टेनेबल बनाती है। माइक्रो हैबिट्स उन लोगों के लिए भी बहुत पावरफुल हैं जो खुद को अनडिसिप्लिन्ड मानते हैं। असल में ज्यादातर लोग अनडिसिप्लिन्ड नहीं होते, वो बस ओवर एम्बिशियस होते हैं। वो शुरुआत में ही इतना बड़ा टारगेट रख लेते हैं कि फेल होना तय होता है। माइक्रो हैबिट्स ह्यूमिलिटी सिखाती हैं। ये कहती हैं आज बस इतना ही काफी है, और जब आप खुद से जेंटल होते हो तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्ट्रांग बनते हो। ये अप्रोच मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। डिप्रेशन, एंजाइटी या बर्नआउट के टाइम बड़े गोल्स इम्पॉसिबल लगते हैं। ऐसे समय में माइक्रो हैबिट्स लाइफ सेविंग हो सकती हैं। बेड से उठकर सिर्फ कर्टेन्स खोलना या एक ग्लास पानी पीना, ये भी माइक्रो हैबिट्स हैं। बाहर से छोटी लगती हैं लेकिन अंदर से मोमेंटम बनाती हैं। मोमेंटम ही लाइफ को वापस ट्रैक पर लाता है। माइक्रो हैबिट्स का एक और सीक्रेट ये है कि ये अक्सर एक्सपैंड हो जाती हैं। इंटेंशनली इन्हें छोटा रखा जाता है, लेकिन नेचुरली ये बड़े एक्शंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। 1 पुशअप अक्सर 5 बन जाता है, 1 पेज रीडिंग अक्सर 10 पेजेस बन जाती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि एक्सपेंशन ऑप्शनल होती है, मैंडेटरी नहीं। यही ऑप्शन ब्रेन को सेफ फील कराता है। जब आप माइक्रो हैबिट्स को लंबे समय तक फॉलो करते हो
तो एक दिन आपको एहसास होता है कि अब वही हैबिट बड़ी लग नहीं रही। जो काम पहले इम्पॉसिबल लगता था अब नॉर्मल लगता है, और तब आप नेचुरली नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हो, बिना फोर्स, बिना ड्रामा। यही रियल ग्रोथ है। अंत में माइक्रो हैबिट्स हमें यह सिखाती हैं कि चेंज लाउड नहीं होता, साइलेंट होता है। रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं होती, रिपीटिशन की जरूरत होती है। अगर आप अपनी लाइफ में सच में सस्टेनेबल चेंज चाहते हो तो बड़े प्रॉमिसेस छोड़ो और छोटे एक्शंस अपनाओ, क्योंकि ब्रेन बड़े गोल से डरता है लेकिन छोटे स्टेप्स को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, और यही एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को बदल देती है। अक्सर हम हैबिट्स को बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं। हमें लगता है कि हैबिट मतलब एक एक्शन है जिसे हम चाहें तो कर लें और चाहें तो रोक दें। जैसे स्मोकिंग छोड़नी है, जंक फूड कम करना है, मोबाइल यूसेज कंट्रोल करना है। हम सोचते हैं कि बस डिसीजन लेना है और काम हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि हैबिट्स अकेले एक्शंस नहीं होती, वो कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सेस होती हैं। यानी आप बस स्मोक नहीं करते, आप कॉफी के साथ स्मोक करते हो, स्ट्रेस में स्मोक करते हो, ब्रेक के टाइम स्मोक करते हो। यही आइडिया है कॉन्टेक्स्ट इज किंग का। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है वो पूरा माहौल जिसमें कोई हैबिट एक्टिवेट होती है। जगह, समय, मूड, लोग, एक्टिविटी सब मिलकर कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। हैबिट उसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रिगर होती है। इसलिए जब आप सिर्फ एक्शन बदलने की कोशिश करते हो और कॉन्टेक्स्ट वही रखते हो तो चेंज बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रेन कॉन्टेक्स्ट को देखकर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। इसमें कॉन्शियस सोच कम होती है, ऑटो पायलट ज्यादा होता है। मान लो कोई इंसान कहता है कि मैं जंक फूड कम कर दूंगा, लेकिन वो रोज शाम को टीवी के सामने सोफा पर बैठकर नेटफ्लिक्स देखता है। वही सोफा, वही टाइम, वही स्क्रीन। ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि अब चिप्स, पिज्जा या कोल्ड ड्रिंक का टाइम है। अब अगर उस मोमेंट में आप सिर्फ विल पावर से लड़ने की कोशिश करोगे तो लड़ाई अनफेयर होगी। कॉन्टेक्स्ट पूरी ताकत से हैबिट को सपोर्ट कर रहा है और आप अकेले उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। हमारा ब्रेन एसोसिएशन से सीखता है। कॉफी प्लस सिगरेट, टीवी प्लस स्नैक्स, स्ट्रेस प्लस स्क्रॉलिंग, बोर्डम प्लस शुगर। ये एसोसिएशन एक दिन में नहीं बनते, रिपीटिशन से बनते हैं। और जब एसोसिएशन स्ट्रांग हो जाती है तो एक चीज दूसरी को ऑटोमेटिकली बुला लेती है। आप टीवी देखते हो और हाथ अपने आप स्नैक्स की तरफ बढ़ जाता है। आप स्ट्रेस फील करते हो और फोन अनलॉक हो जाता है। आपको लगता है कि ये क्रेविंग है, लेकिन असल में ये कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन रिस्पॉन्स है। यही रीजन है कि कई लोग कहते हैं मैं घर पे कंट्रोल कर लेता हूं, लेकिन बाहर जाते ही सब बिगड़ जाता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल गया। होम वाला कॉन्टेक्स्ट अलग है, बाहर वाला अलग। हैबिट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, इसलिए चेंज भी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं बदलते तो हैबिट बार बार वापस आएगी, चाहे आप कितनी भी मोटिवेशन क्यों ना देख लो। कॉन्टेक्स्ट इज किंग का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी लाइफ पूरी बदल दो। इसका मतलब है कि आप छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट्स करो। जैसे अगर आप टीवी देखते हुए जंक फूड खाते हो तो शायद आपको टीवी ही छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस सोफा की जगह किसी और चेयर पर बैठ सकते हो, या टीवी की जगह पॉडकास्ट सुन सकते हो। एक्शन वही है, एंटरटेनमेंट, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल गया। ब्रेन को कंफ्यूजन होता है और पुरानी एसोसिएशन वीक होने लगती है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई इंसान रात को बेड पर लेटकर फोन स्क्रॉल करता है। उसने कई बार डिसाइड किया कि आज फोन नहीं देखूंगा, लेकिन फिर भी वही होता है। प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम बेड प्लस फोन का कॉन्टेक्स्ट है। बेड ब्रेन के लिए आराम और स्क्रोलिंग का सिग्नल बन चुका है। अब अगर वही इंसान फोन को बेड से बाहर रख दे या बेड पर बैठने की जगह चेयर पर बैठ जाए तो कॉन्टेक्स्ट टूट जाता है। सडनली हैबिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिना किसी स्ट्रगल के।